आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक लम्हा है। आज इस देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिली हैं। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति चुनाव के मतों की गिनती का काम पूरा हुआ और द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। देश एक तरफ इस ढंग का कीर्तिमान रच रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी से लड़ाई में 200 करोड़ डोज का जादुई आंकड़ा भी पार कर चुका है। ये दोनों उपलब्धियां अपने आप में बहुत मायने रखती हैं। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के अंक में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमदे। डॉक्टर हरीश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरी ओर से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही चर्चा की कि भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश 200 करोड़ कोविड डोज का आंकड़ा अभी हाल के दिनों में पार कर चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ अब एक और बड़ा प्रश्न आ रहा है डॉक्टर हरीश कि जो प्रिकॉशन डोज है उसको लेकर जो थोड़ी सी सुस्ती छाई हुई है, प्रधानमंत्री ने भी कहा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भी कहा और भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई से 75 दिनों का आजादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष कालखंड में एक अभियान चलाया है, जहां 18 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्तियों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो लोग इस तरह की मानसिकता में हैं डॉक्टर हरीश कि 2 डोज लगवा लिया, कोरोना के मामले बहुत कम हैं भी तो सीवियरिटी बहुत कम है, अब 3rd डोज लगाकर क्या होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी भी प्रकार की वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई गई है, भारत में भी लगाई गई है और लगाई जा रही हैं, इन सब से बिना किसी शंका के ये सुनिश्चित हो चुका है कि ये सारी वैक्सीन लाभदायक है। ठीक है, जितनी ज्यादा डोज हम वैक्सीन की लगाते हैं उतना हमें लाभ उससे होता है। हम सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 3 डोज लगवाई है, लेकिन बहुत से लोगों ने अभी भी 2 ही डोज लगवाई है। तो उनसे ही पूछना चाहूंगा कि उन्होंने 2 डोज ही क्यों लगवाई है, वैक्सीन क्यों लगवाई अगर उनको भरोसा नहीं था वैक्सीन में, तो ना, लेकिन उन्होंने 2 डोज तो लगवाई है। तो ये हमें देखना होगा वैक्सीन के विज्ञान के आधार पर कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसका असर, उसकी जो रक्षात्मक क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए हम बार बार ये वैक्सीन को लगाते हैं। एक प्रिकॉशन डोज को देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले सारे जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उन लोगों ने लगवाई है। समाज में सभी को ये देखना चाहिए कि जो स्वास्थ्य कर्मी जिस वैक्सीन को लगवा रहे हैं वो निश्चित रूप से नुकसानदायक तो नहीं हो सकती, एक तो खुद ही क्यों लगवाएंगे। और बिल्कुल बिना किसी शंका के ये साबित हो चुका है कि ये वैक्सीन लाभदायक है। सभी को जो इसके लिए एलिजिबल है उनको सबको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। आपने बड़े स्पष्ट रूप में बताया, 18 साल से बड़े जितने भी लोग हैं जिनको 2 डोज वैक्सीन लगवा चुके हैं उन सभी को प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज अवश्य ही लगवाना चाहिए। तो 2 डोज से जितना उनको लाभ हुआ है वो लाभ में और वृद्धि होगी और लाभ बढ़ जाएगा। तो जो अगर मान लीजिए कोरोना की बीमारी उनको होती भी है तो उससे होने वाले नुकसान में बहुत कमी रहेगी। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के सारे अधिकारियों ने इस बारे में मीटिंग की है, इसकी स्थिति की समीक्षा की है और कोरोना के पेशेंट अभी भी आ रहे हैं, हम सभी देख सकते हैं। तो कोरोना किसी को भी हो सकता है, यद्यपि इस बार इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। और उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है ये वैक्सीन लगवाई जाए, इसका प्रिकॉशनरी डोज लगवाया जाए
और अब तो ये मुफ्त में सभी के लिए उपलब्ध है जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वैक्सीन को अवश्य लगवाएं और प्रिकॉशनरी डोज से पीछे ना हटें, जरूर लगवाएं। अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और डॉक्टर हरीश से कोरोना से जुड़े या बाल रोग से जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23421764। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना मत भूलिए। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। गुरुग्राम से सुभाष जी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आनंद सर। नमस्कार। और दर्शकों को नमस्कार। नमस्ते भैया। सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को उनको मैं बधाई देता हूँ। देश के नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो और सर अभी आज मैं कहना चाहूंगा कि प्रिकॉशन डोज आज मैं अपना लगवा लिया हूँ, थर्ड डोज जी। तो और इसके अलावा सर थोड़ा अभी हाथ में थोड़ा दर्द है सर, हमें नहीं लगता कोई परेशानी होगी। और सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूँ कि मैं प्रिकॉशन डोज समय से सब लोग लगवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर बच्चों में जो है डोज लगता है उसके लिए वो कितना कारगर होता है सर? धन्यवाद जी। डॉक्टर हरीश, बच्चों के बारे में क्या पूछा है इनने? ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बच्चों में कोविड की वैक्सीन लग रही है 12 साल के ऊपर के लोगों को, बच्चों को, कितना कारगर उसके परिणाम अब तक सामने आए हैं? देखिए, बच्चों में वैसे भी कोरोना की बीमारी वयस्कों की तुलना में कम थी। उसके जो खराब प्रभाव हैं वो भी कम थे, इसलिए बच्चों में तो ये वैक्सीन कहीं ज्यादा लाभकारी है ना। अगर हम कोई एक संख्या बताएं कि 50% है या 70% है या 80% है, इनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकलता है। लेकिन जिनने भी ये वैक्सीन लगवाई है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, गंभीर बीमारी से उनका बचाव निश्चित रूप से हुआ है। जो बहुत सारे लोग जिंदा नहीं रह पाए, उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने से बहुत ज्यादा बचाव इसका हुआ है। तो इसकी जो लाभ है उसको हम किस रूप में देखते हैं, इस पर निर्भर करता है कि उसका प्रतिशत कितना हम निर्धारित करें, है ना। तो मृत्यु से और गंभीर बीमारी से ये लगभग 100% बचाव करती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम इसको लगभग 100% माने। लगभग हर व्यक्ति का इससे बचाव संभव है। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है जी, इसमें कुछ भी 100% तो कभी कहीं भी कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ना। तो 100% तो नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा है, 99% इसका बेनिफिट है। तो जो गंभीर बीमारी से बचाव है, मृत्यु से बचाव है, वो तो बहुत अधिक है और उसको सोच के ही हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो जिनको वैक्सीन के 2 डोज या 3 डोज लगे हुए हैं, उनको अगर कोरोना की बीमारी हो भी जाती है तो बहुत ही साधारण रूप से होती है। जैसे सभी को जुकाम, खांसी, सर्दी साल में 1 बार 2 बार हो जाता है, थोड़ा बुखार आता है, उस तरह का ही लोगों को हुआ है। तो जिनको वैक्सीन लगी हुई है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है उनको संभावना है कि गंभीर बीमारी होने का खतरा उनको है जी। चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, सभी को वैक्सीन का लाभ है। बिल्कुल ठीक। देश की राजधानी दिल्ली से रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हमें 2 डोज तो लग गई है जी, और जो तीसरी वाली लगवानी है वो जरूरी है जी। और जैसे पहले लगी है वैसे भी लगेगी जैसे, और उससे कितना फायदा रहेगा? जी डॉक्टर हरीश, जो इनका सवाल है वो ये है कि 2 डोज लगवा चुके हैं, क्या तीसरी डोज जरूरी है और वो कैसे लगेगी? पिछले 2 बार की तरह ही लगेगी और उससे कितना लाभ होगा? बिल्कुल, हम सब मिलकर ये कह रहे हैं कि तीसरी डोज सभी के लिए आवश्यक है। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको तीसरी डोज मिलना चाहिए। और दूसरी डोज के 75 दिन के बाद, 75 डेज के बाद ये प्रिकॉशनरी डोज, बूस्टर डोज या तीसरी डोज, कुछ भी नाम दें इसका, वो लगवाई जा सकती है। उसको लगाने की विधि वही होगी जैसे पहले 2 डोज लगवाए हैं। आप वैक्सीन सेंटर पर जाइए,
तो जो वैक्सीन आपको पहले लगी है वही वैक्सीन अब आपको तीसरी डोज के रूप में लगेगी। और इसका हमने अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि बहुत सारे इसके लाभ हैं। जितना लाभ आपको 2 वैक्सीन से हुआ है, 2 डोज लगवाने से हुआ है, उस लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ाव हो जाएगा। आपकी जो सुरक्षात्मक क्षमता है उसमें बहुत वृद्धि होगी ये बूस्टर डोज देने से। ये बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर मैं कह रहा हूं, इसलिए सभी को ये तीसरी डोज अवश्य लगवानी चाहिए। देवेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। देवेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्ते भैया। सर मेरा डॉक्टर साहब से एक प्रश्न है जी। क्या सर डॉक्टर साहब ऐसा है क्या कि किसी स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप में ये कोरोना का इफेक्ट ज्यादा घातक हो रहा है या बार बार हो रहा है? क्या ऐसा कुछ हमारी स्टडी में है क्या सर, मेडिकल साइंस की में? देखिए, जो बहुत ज्यादा बड़े हैं या बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो जिसको हम वृद्धजन कहते हैं या सीनियर सिटीजन कहते हैं, वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, उनमें बुरा असर होता है। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर कोरोना हो जाए 1 महीने 2 महीने के 1 साल के, उनमें थोड़ा अधिक घातक प्रभाव इसका होता है। दूसरे जो ग्रुप है जिसको बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं, है ना, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में नहीं है, या और दूसरी तरह की बीमारियां हैं, दिल की बीमारी है, सांस की बीमारियां हैं, उन लोगों में यदि ये कोविड की बीमारी हो जाए तो उनको अधिक खतरा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से स्वस्थ है, दूसरा व्यक्ति जिसको इस तरह की तमाम सारी बीमारियां हैं, तो जिसको व्यक्ति को बीमारियां हैं उनमें कोरोना होने से उसके दुष्प्रभाव बहुत अधिक नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मेडिकल विज्ञान की कोरोना पर अब तक समझ बन पाई है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। हम सबको पता है कि 2019 के दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई और तब से लेकर इस पर शोध का काम लगातार चल रहा है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के शुरू में जो हमने चर्चा की, 200 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कितना कुशल प्रबंधन इस देश की सरकार ने किया। पर्वतों के पार जाकर बसे गांवों में लोगों को कोविड डोज लगाना, नदियों के पार बसे गांवों में जाकर लगाना, धूप में, सर्दी में, बरसात में, ये अभियान जब शुरू हुआ उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। सरकार के प्रयास पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं झारखंड के हजारीबाग, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं दिवाकर पाठक। दिवाकर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाबिर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कोविड ने जहाँ एक ओर दुनिया को 2 मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी ओर विषम परिस्थितियों में जीवन जीने की कला भी विकसित की। इसलिए समतुल नजरिए से मापन की विधि अपनाई जाए। धूम्रपान का कोविड पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़िया सवाल है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं और अगर उन्हें कोरोना हो गया तो कितना घातक हो सकता है? देखिए, इसमें फिर से मैं तुलनात्मक कहना चाहूंगा। एक वो व्यक्ति है जो धूम्रपान नहीं करता है और दूसरे व्यक्ति हैं जो धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करने वालों के जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो इतने स्वस्थ नहीं होते हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना की बीमारी प्रमुखतः हमारे जो फेफड़े हैं या लंग्स हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, उनमें बहुत ज्यादा असर करती है, खासतौर पर जो वयस्क हैं या थोड़े से बड़ी उम्र के हैं। तो अगर पहले से हमारे लंग्स इतने स्वस्थ नहीं है, उसके बाद कोरोना की बीमारी होती है, तो निश्चित रूप से खतरा बढ़ेगा। तो जो धूम्रपान करते हैं उनमें कोरोना की बीमारी के दुष्प्रभाव होने के, निमोनिया होने की वजह से अधिक गंभीर रूप से बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। वो हमेशा हानिकारक है, रहेगा, आगे भी रहेगा। सिर्फ कोरोना ही नहीं, उसकी वजह से तमाम दूसरी समस्याएं होती हैं। दिल की बीमारी होती है, जो रक्त वाहिनियां हैं उनकी बीमारी होती है, तो सबसे खतरनाक है जो कैंसर की बीमारी होती है। उन सबसे हम बच सकते हैं यदि हम तंबाकू का सेवन ना करें, तंबाकू को धूम्रपान के रूप में प्रयोग में ना लाएं।
देश की राजधानी दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। आपके कार्यक्रम के अनुसार जितनी जानकारी, जितनी हमारी जो जिज्ञासाएं थी, हमें फेस टू फेस डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में नहीं बता पाते, जो आपके कार्यक्रम में हमें इनसे बात जानने का मौका मिलता आकाशवाणी के जरिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। गांधीनगर से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। मेरे 3 बातें हैं, छोटी छोटी सी। एक तो हमने ये देखा है, एक जैसे वैक्सीन लगती है तो कोई भी इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो पहले रुई से अपना उसको साफ करा जाता है चमड़ी को, फिर इंजेक्शन लगाया जाता है, कोई सा भी इंजेक्शन हो। ऐसा नहीं होता इस वैक्सीन लगाने के समय। दूसरा सवाल ये है कि नवजात बच्चों की जो वैक्सीन आने का अभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, जो शुरू से ही नवजात बच्चे को वैक्सीन लगाई जाएगी, इसके बारे में बताइए। और तीसरी एक छोटी सी बात, ये अभी आपने बताया पहले 9 महीने टाइम था, फिर 6 महीने हुआ, अभी आपने बताया कि 75 दिन के बाद ये आप लगवा सकते हैं प्रोसीड हुई। 3 बार। जी देखिए, जब भी हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उसके ऊपर के कोई कीटाणु उस नीडल के साथ अंदर ना जाए, इसलिए उस लोकल एरिया को थोड़ा सा एसेप्टिक किया जाता है, वहां से इन्फेक्शन को खत्म किया जाता है, उसके बाद हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नीडल है, शरीर के अंदर जा रही है, तो हमारी स्किन पर जो भी कीटाणु हैं सबके होते हैं वो, ठीक है, तो वो अंदर ना चले जाए, इसलिए वो हम करते हैं, वो बहुत आवश्यक है। कई बार जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें हम स्प्रिट नहीं लगाते, केवल पानी से साफ करते हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे और अगर कोई गंदगी नहीं दिख रही है तो ज्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना वहां नहीं होती है। दूसरा सवाल क्या था इनका, आनंद जी? जी, पहला सवाल का तो जवाब आपने दिया। दूसरा सवाल ये जानना चाहते थे कि जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन की क्या योजना बन रही है? हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जो नवजात शिशु है उसके जन्म के तुरंत बाद हम उनको एक BCG का टीका लगाते हैं, हेपेटाइटिस B का एक टीका लगाते हैं और पोलियो की 2 बूंद दवाइयां उनको हम पिलाते हैं। तो उससे वो एक टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, उससे बचते हैं। हेपेटाइटिस B अगर इस उम्र में किसी बच्चे को हो जाए तो वो थोड़े से कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद बहुत घातक सिद्ध होती है, उससे बचाव होता है। और पोलियो के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पोलियो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी पोलियो से लड़ने के लिए हमारे अंदर प्रतिरोधात्मक क्षमता होना बहुत आवश्यक है, और उसकी शुरुआत हम बिल्कुल जन्म से ही कर देते हैं कि किसी भी बच्चे को पोलियो होने का खतरा ना रहे। तो ये तो हमारे कार्यक्रम में है जी। कोविड वैक्सीनेशन हम केवल 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को ही अभी दे रहे हैं। जी। अब चलते हैं पश्चिम भारत, महाराष्ट्र के ठाणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर सर को भी नमस्कार। हाँ, नमस्ते भैया। सर, मेरा क्वेश्चन है बच्चों के मामले में। सर, ये बच्चों को जैसे 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं वो तो डायलॉग नहीं कर पाते, उनको क्या तकलीफ है, अगर उनको कोरोना होता है तो सिम्टम्स मतलब कैसे पहचाने? वैसे तो बच्चों को छोटी मोटी बीमारियां तो होती रहती है, और जो ये 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी और जो रोग प्रतिरोध शक्ति क्या विकसित डेवलप हो चुकी होती है? थैंक यू सर। हाँ जी, देखिए, बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि उनको कोरोना है कि नहीं है। देखिए, बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है तो उनको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना चाहिए। तो उनको बीमारी क्या है ये जानने की, पहचानने की जिम्मेदारी उस डॉक्टर की है कि वो जाने कि इनको कोरोना है कि नहीं है। कोरोना, कई प्रकार के लक्षण कोरोना की वजह से होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोरोना होके खत्म हो जाता है, उसके लक्षण बहुत दिनों बाद भी नजर आते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जिम्मेदारी डॉक्टर की है। हाँ, जब भी आपको लग रहा है कि बच्चा सामान्य नहीं है, इससे कोई तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास लेके जाइए, वो उसको देखेंगे, जांच करेंगे, खुद देखेंगे, कुछ खून की जांच कराने की आवश्यकता होगी तो वो कराएंगे, और उससे हमें मालूम पड़ता है कि क्या वर्तमान में कोरोना की बीमारी है या पहले कोरोना की बीमारी हुई थी और अब उसके कुछ दुष्परिणाम हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ये सब बच्चों में होना संभव है। बड़े सारे बच्चे हमने भी देखे हैं, पूरी दुनिया में देखे गए हैं।
लेकिन उसको पहचानना ना पहचानना डॉक्टर के पास से छोड़िए, उनसे पूछिए आप कि जिसको कोरोना की बीमारी है कि नहीं, वो जरूर आपको बताएंगे कि इनको कोरोना की बीमारी है या नहीं है। जी ठीक है। और एक सवाल और था इनका, वो इसी से संबंधित था। एक और कॉलर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी। महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौद से। महेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते जी शर्मा जी। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ, और आज मैं जानना चाहता हूँ ये मंकी पॉक्स क्या है, इससे वायरस से बचने के लिए हम क्या क्या उपाय करने होंगे, और हमने 3 डोज लगवा लिए हैं, अब हम निश्चिंत है और आपकी बताई हुई बातों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं जी। महेश जी हमारे नियमित श्रोता हैं और कोविड प्रोटोकॉल का इन्होंने बखूबी पालन किया है, प्रिकॉशन डोज भी इन्होंने ले ली है। इनका सवाल मंकी पॉक्स से जुड़ा है डॉक्टर हरीश, और जब से केरल में मामले मिले हैं तब से इस देश का हर व्यक्ति चौकन्ना हो गया है इस बीमारी को लेकर। देखिए, हम सबने कोरोना की महामारी देखी है, तो कोई भी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मंकी पॉक्स भी एक तरह से वायरस से फैलता है ना, और ये बड़ा पुराना वायरस इन्फेक्शन है, कोई नया नहीं है, लेकिन सबके वायरस के फैलने की विधि लगभग एक जैसी ही होती है। तो सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हुई है कि उन दोनों व्यक्तियों को जिनको ये मंकी पॉक्स डायग्नोज हुआ है, आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनकी देखभाल की जा रही है, उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी भी देखभाल की जा रही है। तो अभी तो हम सभी को, आम जनता को पूरे देश में उसके बारे में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो केवल 2 ही मामले हैं उसमें, और उनको पूरा कंटेन करा जाए, उनको फैलने से रोका जाए, उसके भरपूर प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, उसको इतने अच्छे से उसने सीख लिया है कि कैसे इस तरह की बीमारियों को कम किया जा सकता है, उनका फैलाव से कैसे रोका जा सकता है। तो उन सारे अनुभवों के आधार पर इसको फैलने से रोका जा रहा है, और यही कारण है कि अब तक केवल 2 ही व्यक्ति इससे पीड़ित पाए गए हैं, और वो दोनों व्यक्ति देश के बाहर से आए थे जिनको हुआ है। अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन इस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को हुआ हो या लगा हो, लेकिन बाहर से लेकर आए हैं, उसी वजह से इनको हुआ है। अतः हमें अभी इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, सभी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं और अपना सारा काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे देश में ये नहीं फैल पाएगा, तो इससे हमें चिंता अभी नहीं करना चाहिए। गाजियाबाद के लोनी से हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, नवजात शिशुओं के लिए तो अभी कोई वैक्सीन या कोई दवाई नहीं आई है, तो इनकी देखभाल हम कैसे करें जिससे कोरोना से बचे रहें? शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नवजात शिशुओं के लिए कोविड की वैक्सीन नहीं आई है, तो उनकी हम देखभाल कैसे करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोविड की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोविड होने का संदेह है तो ऐसे घरों से दूर रहें, अपने परिवार में भी अलग रहें कि छोटे बच्चे उनके संपर्क में ना आए। अगर वो उनके संपर्क में नहीं आएंगे तो कोविड की बीमारी उनको नहीं होगी। अभी नवजात शिशुओं और बहुत छोटे बच्चे हैं जो 2 साल से कम है, उनके लिए तो दुनिया में कहीं भी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। देखिए, छोटे बच्चों को वैक्सीन हम तभी लगाते हैं जब हर तरह से ये सुनिश्चित हो जाए कि ये वैक्सीन लाभदायक है, इसको वैक्सीन को लगाने से कोई नुकसान नहीं होता, तभी बहुत छोटे बच्चों तक वैक्सीन लाई जाती है। और इसमें बहुत समय लगता है, कई साल लगते हैं, बहुत सारा अध्ययन करने होते हैं, तब वहां तक पहुंचती है। हाल फिलहाल जो भी वैक्सीन है वो 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए ही लाइसेंस्ड है, लेकिन हमारे देश में अभी कोई भी कोविड की वैक्सीन 12 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है। 12 वर्ष से ऊपर के ही सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, वही हम अभी लगा पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो कार्यक्रम के बीच में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 200 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज तक पहुंचने में सरकार के कुशल प्रबंधन और बहुत सारी चीजों का अमूल्य योगदान रहा, चाहे आप जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें,
आशा कार्यकर्ताओं की बात करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, और बहुत बड़ा धन्यवाद देश की इस जनसंख्या का भी है, देशवासियों का भी है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैसे देखते हैं आप इस सफर को? देखिए, ये तो बिल्कुल इसका कोई उदाहरण पहले नहीं मिलता कि इतनी बड़ी संख्या में किसी भी देश में कहीं पर भी इतने सारे लोगों को एक साथ वैक्सीन दी गई। हमारे देश में भी ये वयस्क टीकाकरण का पहला कार्यक्रम है जिसमें सभी को वैक्सीन दी गई है और इतनी बड़ी संख्या में दी गई है। इससे जो अनुभव हमारे देश को प्राप्त हुआ है, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राप्त हुआ है, वो बीमारियों से बचने के लिए काफी काम आएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि वैक्सीन पर जो एक भरोसा देश का है वो कायम हुआ है। आम जन तक, जन जन तक ये बात पहुंची है कि न सिर्फ बच्चों को बल्कि वयस्कों को भी वैक्सीन देने की आवश्यकता हो सकती है। और ये सिर्फ कोरोना ही बीमारी एक नहीं है, कई अन्य बीमारियां भी हैं जो वयस्कों में होती हैं। और स्वस्थ वयस्कों को तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वयस्कों में जिनको दूसरी बीमारियां हैं, उनको भी अन्य प्रकार की वैक्सीन की आवश्यकता होती है, जैसे फ्लू वैक्सीन है, तो उसके भी अपने कुछ कुछ इंडिकेशन है जिनको उन लोगों को लगाना चाहिए। उसके बारे में भी जागरूकता बहुत बढ़ेगी और जो वैक्सीन की स्वीकार्यता है हर वर्ग में, हर समूह में ये बढ़ेगी। तो इसका बहुत बड़ा फायदा बच्चों को मिलने वाला है, वयस्कों को भी मिलने वाला है और पूरे देश को मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। आने वाले समय में इस पर और सरकार का फोकस है कि 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज के बाद अब जो अगला लक्ष्य है वो है 100% टीकाकरण का। और ये लक्ष्य तभी संभव है जब आप अपनी प्रिकॉशन डोज लेंगे। अगर किसी व्यक्ति की दूसरी डोज बची है तो वो भी लेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं आर.के. बासल। आर.के. जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। समय कम है, संक्षेप में सवाल पूछिए। हाँ, डॉक्टर साहब से मेरा प्रश्न है जी कि ये पहले जो वैक्सीन थी थर्ड डोज, उसको 6 महीने का समय दिया गया था और आपने बताया कि 75 दिन के बाद लगवाया जा सकता है। जी हाँ, उस समय को सरकार ने कम किया है, 75 दिन के बाद लगा सकते हैं और 75 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ्त में सब जगह लग रही है। तो इस मौके का फायदा उठाएं और जल्दी जल्दी ये सब लोग इस वैक्सीन को लगवाएं और अपना तीसरा डोज लगाएं, जिससे ये कार्यक्रम अभी तक जो 3 डोज की प्रस्तावना है वो पूरा हो पाए और आप सभी का बचाव हो और देश में कोरोना की बीमारी को और फैलने से हम रोक सकें। 15 जुलाई से भारत सरकार ने अगले 75 दिनों तक के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के सभी पात्र नागरिकों को प्रिकॉशन डोज दी जा सके और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जब प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई थी तब इसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया था, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन का ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर हरीश, चलते चलते बहुत संक्षेप में क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही होगा कि सरकार के कार्यक्रम में सहयोग करें और सभी लोग जिन्होंने 2 डोज लगवा चुके हैं और जिनको 75 दिन पूरे हो चुके हैं सेकेंड डोज के बाद, वो सभी अपना तीसरा डोज लगवाएं, प्रिकॉशनरी डोज लगवाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और कोरोना जैसी घातक महामारी वाली बीमारी से अपने आप को बचाएं, समाज को बचाएं और देश को बचाएं। डॉक्टर हरीश, इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी का जहां तक हो सके पालन करिए, हाथ और मुंह को साबुन पानी से धोते रहिए, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करिए और कोविड टीका जरूर लगवाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।